ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, न ही किसी उपन्यास की कल्पना। ये एक ऐसा सच है जो मेरी जिंदगी में घटा और जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहते हैं ना, कुछ चीजें सिर्फ सुनने में डरावनी लगती हैं, पर जब वो आपकी अपनी जिंदगी में घटने लगें तो डर का मतलब ही बदल जाता है। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां यहां मिलती रहेंगी। और हां, कहानी खत्म होने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आप किस शहर से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सोमेंद्र है। यह बात उस वक्त की है जब मैं नोएडा के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सन 2018 की नवंबर का महीना था। दिल्ली एनसीआर में उस साल की सर्दी कुछ जल्दी और कुछ ज्यादा ही तीखी आई थी। रातें लंबी हो चुकी थीं और शाम ढलते ढलते एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। ठंडी हवाओं के साथ साथ एक अनजानी बेचैनी भी हवा में घुली रहती थी, जिसे मैं उस वक्त समझ नहीं पाया था। मेरा एक दोस्त था, अर्पित सिंह राजपूत, लंबा, गोरा चिट्टा और हमेशा कुछ नया करने की धुन में रहने वाला। उसमें एक अजीब सी सनक थी। जो बात आम लोगों को डरा दे, वही बात उसे उत्साहित कर देती थी। भूतिया जगहों पर जाना, रात में अकेले घूमना, खंडहरों में घुसना, ये सब उसके शौक थे। मैं हमेशा उसे समझाता था कि कुछ चीजें सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें लांघना नहीं चाहिए। पर वो मेरी बातों पर हंस देता और कहता, सोमेंद्र, तू बहुत डरपोक है यार, जिंदगी में थोड़ा रिस्क तो लेना चाहिए। उस रात हम कॉलेज की लाइब्रेरी से देर रात तक पढ़ाई कर रहे थे। एग्जाम नजदीक थे और तैयारी पूरी नहीं हुई थी। करीब रात के 11:30 बजे जब हम लाइब्रेरी से बाहर निकले तो कैंपस बिल्कुल सुनसान था। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड भी ऊंघ रहा था। हम दोनों अपनी साइकिलें लेकर हॉस्टल की तरफ चल पड़े। ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें बिल्कुल खाली थीं। सिर्फ कुछ स्ट्रीट लाइटों की पीली रोशनी ही दिख रही थी जो कुछ कुछ दूरी पर टिमटिमा रही थीं। हम मेन रोड पर थे जब अचानक अर्पित ने अपनी साइकिल रोकी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैं उसकी मुस्कान देखकर समझ गया कि उसके दिमाग में फिर कोई सनकी आइडिया आ गया है। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों रुक गया? वो बोला, सोमेंद्र, आज बड़ी बोरिंग रात है ना, चल कुछ मजेदार करते हैं। मैंने कहा, अर्पित, अब नहीं यार, रात हो गई है और मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, चल हॉस्टल चलते हैं। पर उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। वो बोला, सुन, मैंने सुना है कि सेक्टर 132 में एक पुराना शमशान है, बहुत पुराना। कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब चीजें होती हैं। चल आज वहीं चलते हैं, देखता हूं क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या बस लोगों की कल्पना है। मुझे लगा कि मैंने गलत सुन लिया। मैंने कहा, क्या बक रहा है, आधी रात को शमशान, तू पागल हो गया है क्या? वो हंसा, अरे तू भी ना सोमेंद्र, हर बात में डर जाता है। मैं सीरियस हूं यार, देख हम इंजीनियर बनने वाले हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। अगर भूत प्रेत होते हैं तो एक बार देख लेते हैं, और अगर नहीं होते तो फिर हम लाइफ भर कह सकेंगे कि हमने आधी रात को शमशान में जाकर देख लिया था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा, अर्पित, यह मजाक नहीं है। शमशान ऐसी जगह है जहां नेगेटिव एनर्जी बहुत होती है, वहां जाना ठीक नहीं है, खासकर रात में। पर वो मेरी किसी बात को नहीं सुन रहा था। उसने कहा, अगर तू नहीं आएगा तो मैं अकेला चला जाऊंगा, पर मैं जाऊंगा जरूर। मैं जानता था कि अगर मैं उसे अकेला जाने दूंगा तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, और अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आखिरकार मैंने हार मान ली। मैंने कहा, ठीक है चल, पर ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस एक झलक देखकर वापस आ जाएंगे। अर्पित खुशी से उछल पड़ा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, यार तू सच में बेस्ट फ्रेंड है, चल एडवेंचर शुरू करते हैं। हम दोनों अपनी साइकिलें लेकर
सेक्टर 132 की तरफ चल पड़े। रास्ता लगभग 20 मिनट का था। जैसे जैसे हम उस इलाके के करीब पहुंच रहे थे, सड़कें और भी सुनसान होती जा रही थीं। स्ट्रीट लाइटें भी कम हो गई थीं और अंधेरा गहराता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, न तो ताजा हवा जैसी, न ही किसी चीज के जलने की। कुछ और ही थी वो गंध, जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार हम उस जगह पर पहुंच गए। शमशान का गेट टूटा हुआ था और उस पर जंग लगी हुई थी। गेट के ऊपर कुछ हिंदी में लिखा था, जो अब धुंधला हो चुका था। चारों तरफ खाली जमीन थी और बीच में कुछ अधजली चिताओं के अवशेष दिख रहे थे। राख यहां वहां फैली हुई थी। कुछ पुराने लकड़ियों के टुकड़े और आधे जले हुए लट्ठे भी पड़े थे। एक कोने में कुछ मिट्टी के घड़े रखे थे, जो शायद किसी धार्मिक रस्म के बाद वहीं छोड़ दिए गए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो आपको अंदर तक कंपा दे। न कोई कुत्ते की आवाज, न किसी पक्षी की चहचहाहट। बस हवा के हल्के हल्के झोंके थे जो राख को उड़ा रहे थे। हवा में नमी भी थी, जैसे बारिश होने वाली हो, पर आसमान साफ था और चांद आधा चमक रहा था। अर्पित ने अपनी साइकिल एक तरफ खड़ी की और अंदर जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अर्पित, बस यहीं से देख लेते हैं, अंदर मत जा। पर वो मेरा हाथ झटक कर आगे बढ़ गया। वो बोला, अरे इतनी दूर आए हैं तो अंदर तो जाना ही पड़ेगा ना, डर मत यार। मैं मन ही मन घबरा रहा था, पर उसके साथ था इसलिए हिम्मत करके मैं भी अंदर चला गया। हमारे पैरों की आवाज राख पर कुचलकर गूंज रही थी। हर कदम पर मुझे लग रहा था कि हम गलत कर रहे हैं, पर अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। हम शमशान के बीचों बीच पहुंच गए। अर्पित ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखने लगा। वो बोला, देख, कुछ नहीं है यहां, सब बकवास है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक हवा तेज हो गई, ऐसी तेज कि राख चारों तरफ उड़ने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसी पल मुझे एक आवाज सुनाई दी। एक धीमी पर बहुत साफ आवाज, एक औरत की आवाज जो हवा में कहीं से आ रही थी। कौन आया है मेरी नींद तोड़ने? मेरी सांस रुक गई। मैंने अर्पित की तरफ देखा, वो भी सुन रहा था। उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया था। हमने चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और राख। फिर वो आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी और करीब से। कौन आया है मेरी जगह पर? और तभी राख के धुंधलके में हमें कुछ दिखाई दिया। एक परछाई, एक औरत की परछाई। धीरे धीरे वो साफ होती गई। एक औरत खड़ी थी, लगभग 10 फीट दूर। उसका चेहरा सांवला था और उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसकी साड़ी का आंचल हवा में लहर रहा था। उसके बाल खुले थे और लंबे, बहुत लंबे। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें आग जल रही हो, लाल, एकदम लाल। वो औरत मुस्कुराई, एक अजीब सी मुस्कान जिसमें न तो गर्मजोशी थी न ही दया, बस एक खालीपन था। वो बोली, आ गए, आखिर आ ही गए। मेरी रूह कांप गई, मेरे पैर जम गए, मैं हिल नहीं पा रहा था। मैंने अर्पित को देखा, वो भी ठहरा हुआ था, पर उसकी आंखों में डर नहीं था। उसकी आंखों में कुछ और था, एक अजीब सा आकर्षण, जैसे वो उस औरत को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया हो। वो औरत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे। मैंने अर्पित का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, चल यहां से। पर अर्पित ने मेरा हाथ झटक दिया। वो बोला, नहीं, रुक। वो औरत अब हमारे बिल्कुल करीब थी। उसने अर्पित की तरफ देखा और फिर से मुस्कुराई। तुम डरे नहीं? उसने पूछा। अर्पित ने कहा, नहीं। वो औरत हंसी। उसकी हंसी हवा में गूंजी, एक ठंडी खोखली हंसी। अच्छा, तो तुम बहादुर हो। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि हम एक ऐसे खेल में फंस गए हैं जिसके नियम हम नहीं जानते। और ये औरत, ये कोई आम औरत नहीं थी। ये वो थी जिसके बारे में हमने सिर्फ कहानियों में सुना था। ये वो थी जो शमशान की रानी थी। ये डाकिनी थी। वो औरत नहीं, वो डाकिनी अब हमारे बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैं उसे साफ साफ देख पा रहा था।
उसका चेहरा सांवला जरूर था, पर उसमें एक अजीब सी खूबसूरती थी, ऐसी खूबसूरती जो आपको डराए भी और आकर्षित भी करे। उसकी लाल साड़ी पर सुनहरे काम थे, पर वो साड़ी पुरानी लग रही थी, जैसे कई दशकों पुरानी हो। उसके गले में काली मोतियों की माला थी और माथे पर एक बड़ी सी लाल बिंदी। पर सबसे अजीब उसकी आंखें थीं। वो आंखें, जब भी मैं उन्हें देखता तो मुझे लगता कि मैं किसी अंधेरे कुएं में गिर रहा हूं। वो औरत धीरे धीरे अर्पित के और करीब आई। उसकी चाल में एक अजीब सा लय था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य संगीत पर थिरक रही हो। हवा में अब एक मीठी सी खुशबू आने लगी थी, चमेली और गुलाब का मिश्रण, पर उसमें कुछ और भी मिला था, कुछ ऐसा जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने फिर से अर्पित का हाथ खींचने की कोशिश की। मैंने धीरे से कहा, अर्पित प्लीज चल यहां से, यह सब गलत है। पर अर्पित ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें उस औरत पर ही टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, न तो डर था न ही घबराहट, बस एक गहरा आकर्षण था, जैसे वो किसी जादू के वश में हो। डाकिनी ने अर्पित की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं और उन पर लंबे नाखून थे जो चांदी की तरह चमक रहे थे। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी मिठास थी। वो बोली, डर मत बच्चे, मैं मौत नहीं हूं, मैं तो मुक्ति देती हूं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही है। मुक्ति? किस चीज से मुक्ति? मैंने देखा कि अर्पित का चेहरा और भी शांत हो गया था। वो बोला, तुम कौन हो? डाकिनी मुस्कुराई। उसके होंठ लाल थे, बहुत लाल, जैसे किसी ने उन पर खून लगा दिया हो। वो बोली, मैं डाकिनी हूं, इस शमशान की रानी। यहां जो भी आग जलती है वो मेरी सांसों से जलती है। यहां जो भी राख उड़ती है वो मेरे आंचल से उड़ती है। शमशान मेरी तपोभूमि है, मेरा घर है, मेरा राज्य है। अर्पित ने पूछा, तुम यहां क्यों रहती हो? डाकिनी ने अपना हाथ वापस खींच लिया। वो धीरे धीरे शमशान में घूमने लगी। उसका आंचल हवा में लहर रहा था। वो बोली, क्योंकि यही मेरी तपस्या है। हर 100 साल में एक बार मुझे एक पुरुष चाहिए होता है, एक ऐसा पुरुष जो निडर हो, जो मुझसे डरे नहीं, जो मेरी शक्ति को स्वीकार कर सके। और जब मुझे वो मिल जाता है तो मैं उसे अपना बना लेती हूं, हमेशा के लिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, अर्पित तू समझ नहीं रहा, यह खतरनाक है, चल यहां से भागते हैं। पर अर्पित ने अब मेरी तरफ घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोला, सोमेंद्र तू नहीं समझेगा, तू जा यहां से, मुझे यहीं रहना है। मैं हैरान रह गया। यह क्या हो रहा था? मेरा दोस्त जो 5 मिनट पहले तक मेरे साथ हंस बोल रहा था, अब मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे मैं कोई अजनबी हूं। डाकिनी फिर से अर्पित के पास आई। इस बार वो बहुत करीब आ गई, इतनी करीब कि उसकी सांसें अर्पित के चेहरे को छू रही थीं। वो बोली, तुम्हारे दोस्त को डर लग रहा है, पर तुम्हें नहीं। क्यों? अर्पित ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम असली हो। और अगर तुम असली हो तो इसका मतलब है कि इस दुनिया में सिर्फ वो चीजें नहीं हैं जो हमें दिखती हैं। और मैं हमेशा से कुछ और देखना चाहता था, कुछ अलग, कुछ जो सबसे अलग हो। डाकिनी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वो बोली, तुम बहुत दिलचस्प हो। तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं है, तुम्हारे अंदर सिर्फ जिज्ञासा है, और ये जिज्ञासा, ये मुझे पसंद है। उसने अर्पित का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने देखा कि जैसे ही उसने अर्पित का हाथ छुआ, अर्पित के शरीर में एक झटका सा लगा। उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं, फिर खुल गईं, और अब उनमें वो चमक और भी तेज हो गई थी। डाकिनी ने कहा, तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है, पर चिंता मत करो, मैं इसे गर्म कर दूंगी। और उसी पल मैंने देखा कि अर्पित के हाथ से धुआं उठने लगा, बहुत हल्का सा धुआं। अर्पित के चेहरे पर दर्द नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून था। मैं चिल्लाया, अर्पित उसे छोड़, वो तुझे नुकसान पहुंचा रही है। पर अर्पित ने मुझे नजरअंदाज कर दिया। वो डाकिनी से बोला, तुम मुझे क्या देना चाहती हो? डाकिनी ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो धीरे से अर्पित के कान के पास आई और फुसफुसाई,
मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगी जो कोई इंसान नहीं दे सकता। मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगी जो किताबों में नहीं मिलता। मैं तुम्हें वो अनुभव दूंगी जो सपनों से परे है। पर इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। अर्पित ने पूछा, क्या? डाकिनी ने कहा, अपनी इच्छा, अपना मन, अपनी आत्मा का एक हिस्सा। बस एक शब्द कह दो, मैं तेरा हूं, फिर सब तुम्हारा हो जाएगा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने अर्पित को जोर से धक्का दिया और उसे डाकिनी से दूर खींचने की कोशिश की। पर जैसे ही मैंने अर्पित को छुआ, मुझे एक तेज झटका लगा, इतना तेज कि मैं पीछे गिर गया। मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, जैसे मैंने किसी बिजली के तार को छू लिया हो। डाकिनी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा था। वो बोली, तुम बीच में मत आओ, यह तुम्हारा मामला नहीं है। मैंने कहा, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। डाकिनी हंसी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि शमशान की दीवारें भी कांप गईं। वो बोली, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम एक साधारण इंसान हो और मैं सदियों से यहां हूं। मैंने राजा महाराजाओं को आते जाते देखा है, मैंने युद्ध देखे हैं, मैंने शांति देखी है। तुम्हारी जैसी सैकड़ों आत्माएं मैंने अपने वश में की हैं। तुम क्या कर लोगे? मैं कुछ बोलता, उससे पहले अर्पित ने मुझे रोक दिया। उसने कहा, सोमेंद्र प्लीज, तू यहां से चला जा। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा, नहीं, तू नहीं जानता, यह तुझे बर्बाद कर देगी। अर्पित ने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब आंसू थे। वो बोला, सोमेंद्र, मेरी पूरी जिंदगी मैंने बोरिंग चीजें की हैं। पढ़ाई, नौकरी की तैयारी, फिर शादी, फिर बच्चे। ये सब तो सबके साथ होता है, पर ये कुछ अलग है। ये मेरा मौका है कुछ खास करने का, कुछ ऐसा जो कोई और न कर सके। मैंने कहा, पर यह गलत है अर्पित, ये सब नेचुरल नहीं है। अर्पित ने कहा, नेचुरल क्या होता है सोमेंद्र? जो हमें दिखता है सिर्फ वही नेचुरल है? नहीं ना, यह दुनिया बहुत बड़ी है और मैं इसे देखना चाहता हूं। डाकिनी ने अर्पित के कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा, तुम्हारा दोस्त समझदार है, पर अगर वो यहां से नहीं जाएगा तो मुझे उसे यहीं रखना पड़ेगा, हमेशा के लिए। मैं डर गया। मुझे समझ आ गया कि वो मुझे मार सकती है, पर मैं अर्पित को छोड़कर नहीं जा सकता था। तभी हवा और तेज हो गई। राख चारों तरफ उड़ने लगी और अचानक शमशान के बीच में एक चिता खुद ब खुद जल उठी। बिना किसी आग या माचिस के वो चिता की लपटें आसमान को छू रही थीं और उस आग के बीच में मुझे एक परछाई दिखाई दी, एक और औरत की परछाई, या शायद कई परछाइयां। डाकिनी ने कहा, मेरी बहनें आ रही हैं, अगर वो आ गईं तो तुम दोनों यहीं रह जाओगे। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, भाग जाओ। पर अर्पित ने मेरी तरफ देखा और बोला, सोमेंद्र तू जा, मैं यहीं रहूंगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। या तो मैं वहीं रहता और डाकिनी के साथ कुछ और बुरा होता, या मैं भाग जाता और अर्पित को बचाने का कोई और तरीका ढूंढता। मैंने आखिरी बार अर्पित की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून था। मैं वहां से भाग निकला। मैं अपनी साइकिल उठाई और जितनी तेज पैडल मार सकता था उतनी तेज मारता रहा। पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर मुझे पता था कि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को वहीं छोड़ आया हूं, उस डाकिनी के साथ। जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या हुआ। क्या सच में वो एक डाकिनी थी, या मैंने कुछ गलत देखा? पर नहीं, मैंने साफ साफ देखा था, वो असली थी। और अर्पित अब उसके वश में था। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैं बस इंतजार कर रहा था कि सुबह हो और मैं किसी से इस बारे में बात कर सकूं। पर किससे बात करता, कौन मानता? सुबह जब धूप निकली तो मुझे थोड़ा बेहतर लगा। मैंने सोचा कि शायद सब एक बुरा सपना था। पर जब मैं अपने हाथ पर निशान देखा, वो जलन का निशान जो मुझे तब लगा था जब मैंने अर्पित को छुआ था,
तो मुझे पता चल गया कि वो सब सच था। और फिर दोपहर में अर्पित वापस आया। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा ग्लो था। और उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। वो मेरे पास आया और बोला, हाय सोमेंद्र, कैसा है? मैंने कहा, अर्पित तू ठीक है? वो मुस्कुराया, बिल्कुल ठीक हूं, पहले से भी ज्यादा ठीक। और उसी पल मुझे पता चल गया, मेरा दोस्त अब वो नहीं रह गया था जो पहले था। वो अब उसका था, डाकिनी का। उस दिन के बाद से अर्पित पूरी तरह से बदल गया था। पहले दिन तो मुझे लगा कि शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूं, पर धीरे धीरे जो बदलाव मैंने देखे वो मुझे अंदर तक हिला गए। सबसे पहले उसकी नींद का पैटर्न बदल गया। अर्पित, जो कि हमेशा रात को जल्दी सो जाता था और सुबह जल्दी उठता था, वो अब रात रात भर जागा रहता। मैं उसके कमरे के बाहर से गुजरता तो अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती, कभी फुसफुसाहट, कभी हंसी, कभी कुछ मंत्रों जैसी आवाजें। पर जब मैं दरवाजा खटखटाता तो वो खोलता और बिल्कुल नॉर्मल लगता। क्या हुआ सोमेंद्र? वो पूछता मुस्कुराते हुए। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू ठीक है ना? मैं पूछता। बिल्कुल ठीक हूं, पहले से भी बेहतर। वो हमेशा यही जवाब देता, पर उसकी आंखें कुछ और कहती थीं। उनमें अब एक अजीब सी चमक थी, और कभी कभी जब रोशनी उन पर पड़ती तो मुझे लगता कि उनका रंग बदल गया है, जैसे वो भूरी से लाल हो रही हों। फिर उसके शरीर में भी बदलाव आने लगे। अर्पित, जो पहले हमेशा फिट रहता था, जिम जाता था, अच्छा खाता था, वो अब बहुत कमजोर दिखने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे। उसका वजन भी घटने लगा था। पर सबसे अजीब बात यह थी कि उसे इसकी परवाह ही नहीं थी। जब मैं उससे कहता कि डॉक्टर को दिखा ले तो वो हंस देता। मैं बिल्कुल ठीक हूं यार, बस थोड़ा काम ज्यादा हो गया है। पर कौन सा काम? पढ़ाई तो वो कर ही नहीं रहा था, क्लास में भी नहीं जाता था, बस पूरे दिन अपने कमरे में रहता या फिर कहीं बाहर निकल जाता। और जब मैं पूछता कि कहां जा रहा है तो वो कहता, बस ऐसे ही घूमने। एक दिन मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की। शाम को जब वो बाहर निकला तो मैं भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। वो सीधे उसी दिशा में जा रहा था, उसी शमशान की तरफ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जानता था कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, पर मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता था। जब हम शमशान के पास पहुंचे तो शाम का धुंधलका छा रहा था, सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी और लाल रंग फैल रहे थे। अर्पित बिना किसी डर के अंदर चला गया। मैं दूर से छिपकर देख रहा था, और फिर मैंने उसे देखा। वो डाकिनी, वो वहां खड़ी थी, अर्पित का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अर्पित पास पहुंचा वो मुस्कुराई, और फिर जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। डाकिनी ने अर्पित को अपनी बाहों में ले लिया, पर यह कोई आम गले मिलना नहीं था। जैसे ही उसने अर्पित को छुआ, अर्पित के शरीर से एक नीली रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे डाकिनी के शरीर में जा रही थी, और परसोस और अर्पित का चेहरा और भी पीला पड़ता जा रहा था, जैसे वो उसकी जान खींच रही हो। पर अर्पित के चेहरे पर दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसकी आंखें बंद थीं और वो मुस्कुरा रहा था। मैं वहीं जम गया। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, बस देख रहा था कि कैसे मेरा दोस्त धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कुछ मिनटों बाद डाकिनी ने अर्पित को छोड़ दिया। अर्पित लड़खड़ाया पर संभल गया। डाकिनी ने उसके गाल पर हाथ फेरा और कुछ कहा। मैं इतनी दूर था कि सुन नहीं पाया, पर मैंने देखा कि अर्पित ने हां में सिर हिलाया। फिर डाकिनी ने अपनी उंगली से अर्पित के माथे पर कुछ लिखा, एक निशान, और वो निशान लाल रंग का था, खून जैसा लाल। मैं वहां से भाग आया। मैं नहीं देख सकता था यह सब। मैं अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद कर लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरा दिमाग भटक रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे अर्पित को बचाना था, पर कैसे? उस रात अर्पित बहुत देर से वापस आया। जब वो आया तो उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला था, पर उसकी आंखों में वो चमक और भी तेज हो गई थी।
वो सीधे अपने कमरे में चला गया बिना किसी से बात किए। मैं पूरी रात उसके कमरे के बाहर बैठा रहा। मैं सुन रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, और जो मैंने सुना वो मुझे आज भी याद है। अर्पित किसी से बात कर रहा था, पर कमरे में कोई और नहीं था। वो अकेला था, पर उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो किसी से प्यार की बातें कर रहा हो। हां, मैं तेरा हूं, हमेशा के लिए। तू जो कहेगी वो मैं करूंगा। मुझे कोई डर नहीं है। तू मेरी पत्नी है। मेरी रूह कांप गई। पत्नी? उसने उस डाकिनी को अपनी पत्नी मान लिया था। फिर मुझे एक और आवाज सुनाई दी, एक औरत की आवाज, पर वो कोई इंसानी आवाज नहीं थी। वो हवा में घुली हुई थी, जैसे किसी ने फुसफुसाकर बोला हो, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। यह बंधन अब कभी नहीं टूटेगा। और फिर अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। पूरी बिल्डिंग की लाइट बुझ गई। अंधेरा छा गया, और उसी अंधेरे में मुझे अर्पित की चीख सुनाई दी, एक दर्द भरी चीख। मैं दरवाजे पर जोर से मारने लगा। अर्पित, दरवाजा खोल, क्या हो रहा है अंदर? पर कोई जवाब नहीं आया, बस चीखें और फिर सन्नाटा। करीब 5 मिनट बाद लाइट वापस आ गई। मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार दरवाजा धीरे से खुला। अर्पित वहां खड़ा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसके गले पर खून की एक लकीर थी, पतली सी लकीर, जैसे किसी नाखून से खींची गई हो। मैंने पूछा, यह क्या है? तेरे गले पर यह निशान? अर्पित ने अपने गले को छुआ, फिर मुस्कुराया। वो बोला, कुछ नहीं, बस मच्छर ने काट लिया। मच्छर? यह मच्छर का काटना नहीं था, यह कुछ और था। मैंने कहा, अर्पित, मुझसे सच बता, क्या हो रहा है तेरे साथ? उसने मुझे देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। वो बोला, सोमेंद्र, तू नहीं समझेगा। जो मुझे मिल रहा है वो किसी को नहीं मिलता। वो मुझसे प्यार करती है, सच्चा प्यार। मैंने कहा, वो प्यार नहीं है अर्पित, वो तुझे खत्म कर रही है। तू देख अपने आप को, तू कितना बदल गया है। अर्पित हंसा, एक खोखली हंसी। बदलाव जरूरी है सोमेंद्र, हम सब बदलते हैं, और मैं एक बेहतर इंसान बन रहा हूं। मैंने कहा, तू इंसान नहीं रह गया अर्पित, तू कुछ और बनता जा रहा है। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ा रहा। मैं रो नहीं पा रहा था, पर अंदर से टूट रहा था। मेरा दोस्त मुझसे दूर होता जा रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। अगले कुछ दिनों में स्थिति और भी बदतर हो गई। अर्पित अब बिल्कुल भी बाहर नहीं आता था। उसका कमरा हमेशा बंद रहता, और अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती। हॉस्टल के दूसरे लड़के भी नोटिस करने लगे। कोई कहता, यार, अर्पित का कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? कोई कहता, उसके कमरे से अजीब सी बदबू आ रही है। कोई कहता, मैंने रात को उसे बाहर जाते देखा, वो बहुत अजीब लग रहा था। मैं सब सुनता, पर कुछ बोल नहीं पाता। क्या बोलता? कौन मानता? एक रात मैंने हिम्मत करके उसके कमरे की खिड़की से अंदर झांका। वो जो मैंने देखा वो मुझे आज भी सपनों में दिखता है। अर्पित अपने कमरे में अकेला बैठा था, पर कमरे की दीवारों पर किसी औरत की परछाई थी, और वो परछाई हिल रही थी, जिंदा थी। अर्पित उस परछाई से बात कर रहा था। वो कह रहा था, हां, मैं कल फिर आऊंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और फिर वो परछाई धीरे धीरे अर्पित के पास आई और अर्पित के शरीर में समा गई। अर्पित की आंखें बंद हो गईं। उसका शरीर कांपने लगा, और फिर उसके मुंह से एक आवाज निकली, पर वो अर्पित की आवाज नहीं थी। वो एक औरत की आवाज थी। मेरा पति, मेरा प्यारा पति, अब तुम पूरी तरह से मेरे हो। मैं वहां से भाग आया। मैं अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद करके रो पड़ा। मैं हार गया था। मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया। और फिर अगले दिन वो हुआ जिसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। सुबह जब मैं उठा तो हॉस्टल में भगदड़ मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। मैं बाहर निकला और पूछा, क्या हुआ? एक लड़के ने कहा,
अर्पित, अर्पित का कमरा खोलो, अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। मेरा दिल बैठ गया। मैं दौड़कर अर्पित के कमरे के पास गया। वार्डन भी आ गए थे। उन्होंने चाबी से दरवाजा खोला और जो हमने अंदर देखा, अर्पित वहां फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जान नहीं थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक अजीब सी मुस्कान, और उसके सीने पर खून से कुछ लिखा हुआ था। मैंने पास जाकर पढ़ा, डाकिनी की प्रतिज्ञा पूरी। जब मैंने अर्पित को उस हालत में देखा तो मेरे पैर जम गए। मैं हिल नहीं पा रहा था। वार्डन चिल्ला रहे थे, कोई तो डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस को कॉल करो। पर मैं जानता था कि अब कोई डॉक्टर या एम्बुलेंस कुछ नहीं कर सकती। अर्पित जा चुका था, हमेशा के लिए। पुलिस आई। उन्होंने कमरे को सील कर दिया। सवाल जवाब शुरू हुए। मुझसे भी पूछा गया, तुम इसके बेस्ट फ्रेंड थे, तुम्हें पता था कि यह किसी परेशानी में है? मैं क्या बताता कि मेरा दोस्त एक डाकिनी के प्यार में पागल हो गया था, कि वो रोज शमशान जाता था उससे मिलने, कि उसके शरीर से उसकी जान धीरे धीरे खींची जा रही थी। कौन मानता? मैंने सिर्फ इतना कहा, वो पिछले कुछ दिनों से परेशान था, बहुत अकेला रहने लगा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो किसी से बात नहीं कर रहा था। पुलिस ने केस को संदिग्ध मौत के रूप में दर्ज किया। पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट आई कि अर्पित की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। पर सबसे अजीब बात यह थी कि डॉक्टरों ने कहा कि उसके शरीर में खून की मात्रा सामान्य से बहुत कम थी, जैसे किसी ने उसका खून पी लिया हो। पर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। कोई घाव नहीं था, कोई इंजेक्शन का निशान नहीं था। बस उसके सीने पर वो खून से लिखा हुआ वाक्य था, डाकिनी की प्रतिज्ञा पूरी। पुलिस ने सोचा कि शायद अर्पित ने खुद ही लिखा होगा, शायद वो मानसिक रूप से परेशान था। केस बंद कर दिया गया। अर्पित के माता पिता आए। उन्हें देखकर मेरा दिल टूट गया। उनकी आंखों में वो दर्द था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनका इकलौता बेटा, उनका सब कुछ चला गया था। अर्पित का अंतिम संस्कार उसी शमशान में हुआ, उसी शमशान में जहां उसने पहली बार उस डाकिनी को देखा था। जब चिता जल रही थी तो मैं चारों तरफ देख रहा था। मुझे लग रहा था कि वो आएगी, वो डाकिनी, पर वो नहीं आई। या शायद आई थी पर दिखी नहीं। जब अर्पित की राख उसी जमीन में मिल गई तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे एक चक्र पूरा हो गया हो। वो यहीं से शुरू हुआ था और यहीं खत्म भी हो गया। अगले कुछ दिन मैं बहुत परेशान रहा। मैं क्लास में नहीं जा पाता था, खाना नहीं खा पाता था। बस सोचता रहता कि काश मैंने उसे रोका होता, काश मैं उसे जबरदस्ती वहां से खींच लाया होता, काश मैंने किसी को बताया होता। पर अब काश कहने से क्या होता? जो हो गया वो हो गया। और फिर अजीब चीजें होने लगी। मुझे अर्पित के सपने आने लगे। हर रात वो सपनों में मुझे दिखता, पर वो डरावना नहीं था, वो शांत था। वो बस मुझे देखता और मुस्कुराता, और फिर उसके पीछे से वो आती, वो डाकिनी। वो अर्पित के कंधे पर हाथ रखती और अर्पित के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ जाता। मैं चीख कर उठ जाता, पसीने से भीगा हुआ, दिल तेजी से धड़कता हुआ। यह सिलसिला रोज होने लगा और धीरे धीरे मुझे अर्पित के कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। हालांकि वो कमरा अब खाली था, नया कोई स्टूडेंट नहीं आया था, पर रात को वहां से फुसफुसाहट की आवाजें आती। मैंने एक रात हिम्मत करके वहां जाकर देखा। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर सब कुछ साफ था। अर्पित का सामान उसके घर वाले ले गए थे। बस एक खाली कमरा था, पर कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक चली जाए। और दीवारों पर मुझे कुछ परछाइयां दिखीं, वो आ जाकर गायब हो जाती। मैंने जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मुझे किसी से मदद लेनी होगी। मैं अकेले इससे नहीं निपट सकता। पर किससे बात करूं? किसी पंडित से? किसी तांत्रिक से? तभी मुझे याद आया कि हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर त्रिवेदी। वो फिलॉसफी पढ़ाते थे और उनकी दिलचस्पी पैरानॉर्मल चीजों में थी। मैं उनके पास गया। जब मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो वो बहुत गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, सोमेंद्र, तुम जो बता रहे हो वो बहुत खतरनाक है।
डाकिनी ये कोई साधारण आत्मा नहीं होती, ये बहुत पुरानी और शक्तिशाली होती है, और अगर इसने तुम्हारे दोस्त को अपना लिया था तो अब तुम भी इसके राडार पर हो। मैंने पूछा, मतलब? उन्होंने कहा, डाकिनी को हर 100 साल में एक पति चाहिए होता है, पर उसे एक गवाह भी चाहिए, ऐसा कोई जो उसकी शक्ति को देख सके, उसकी कहानी को आगे ले जा सके। और तुम वो गवाह हो। मेरी रूह कांप गई। मतलब वो मेरे पीछे आएगी? प्रोफेसर ने कहा, शायद वो पहले से ही तुम्हारे पीछे है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी परेशानियां, ये सब उसका खेल है। वो तुम्हें तोड़ रही है धीरे धीरे, ताकि तुम भी उसके पास आ जाओ। मैंने पूछा, तो मैं क्या करूं? कैसे बचूं? प्रोफेसर ने एक लंबी सांस ली, फिर बोले, एक ही रास्ता है। तुम्हें उस शमशान में दोबारा जाना होगा और उससे सामना करना होगा, पर इस बार तुम्हें तैयार होकर जाना होगा। मैं तुम्हें कुछ मंत्र सिखाऊंगा, कुछ रक्षा के उपाय बताऊंगा, पर अंतिम सामना तो तुम्हें ही करना होगा। मैं डर गया। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं नहीं कर सकता। प्रोफेसर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सोमेंद्र, अगर तुम नहीं गए तो वो तुम्हारे पास आएगी, और तब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। कम से कम अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम तैयार होगे। मैंने कुछ दिन सोचा और फिर मैंने फैसला कर लिया, मैं वापस जाऊंगा उस शमशान में, उस डाकिनी के पास। पर इस बार मैं हारने नहीं जा रहा था। प्रोफेसर ने मुझे कुछ मंत्र सिखाए। उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया जिसमें कुछ पवित्र राख थी। उन्होंने कहा, यह तुम्हें कुछ हद तक बचाएगा, पर सबसे जरूरी चीज है तुम्हारा मन। अगर तुम्हारा मन डगमगाया, अगर तुम उसके प्रभाव में आ गए, तो कोई ताबीज या मंत्र नहीं बचा सकता। मैंने हामी भरी, और फिर एक रात मैं फिर से उस शमशान की तरफ चल पड़ा। ये 1 महीना बाद की बात थी, अर्पित की मौत के। पूर्णिमा की रात थी, चांद पूरा चमक रहा था। जब मैं शमशान के गेट पर पहुंचा तो वहां वैसा ही सन्नाटा था, वैसी ही ठंडी हवा, वैसी ही राख की गंध। मैं धीरे धीरे अंदर गया। मेरे हाथ में वो ताबीज था और मेरे होंठों पर वो मंत्र था जो प्रोफेसर ने सिखाया था। मैं शमशान के बीच में खड़ा हो गया और फिर मैंने जोर से आवाज लगाई, मैं जानता हूं तुम यहां हो, सामने आओ। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर हवा तेज हो गई, राख उड़ने लगी, और फिर वो आई। वो डाकिनी, वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी लाल साड़ी अब और चमकदार थी, उसकी आंखें अब और गहरी थीं। वो मुस्कुराई, तुम आ गए, मैं जानती थी तुम आओगे। मैंने कहा, तुमने मेरे दोस्त को मार डाला। वो हंसी, मैंने उसे मारा नहीं, मैंने उसे मुक्त किया। वो अब मेरे साथ है, हमेशा के लिए। मैंने पूछा, कहां है वो? डाकिनी ने अपना हाथ उठाया और अचानक उसके पीछे एक परछाई उभरी, अर्पित की परछाई। वो वहां खड़ा था, पर वो कोई इंसान नहीं था, बस एक साया था। उसकी आंखें खाली थीं। मैं चीख पड़ा, अर्पित! पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस खड़ा रहा। डाकिनी ने कहा, वो अब तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, वो अब सिर्फ मेरी बात सुनता है, और अब तुम्हारी बारी है सोमेंद्र। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैंने ताबीज कसकर पकड़ा, पर वो रुकी नहीं, वो हंसती रही। तुम्हारे मंत्र यहां काम नहीं करेंगे, ये मेरा राज्य है। वो अब मेरे बिल्कुल पास थी। उसने मेरे गाल पर हाथ रखा, उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। वो फुसफुसाई, अगला चांद तुम्हारे नाम होगा सोमेंद्र। और उसी पल मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। पर तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही डाकिनी ने कहा, अगला चांद तुम्हारे नाम होगा, मुझे लगा कि मेरा दम घुट रहा है। उसकी उंगलियां मेरे गले की तरफ बढ़ने लगीं। मैं हिल नहीं पा रहा था, मेरे हाथ पैर जम गए थे, मंत्र मेरे होंठों पर रुक गए थे। पर तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी, एक चीख, एक दर्द भरी चीख। डाकिनी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, और मैंने भी देखा।
अर्पित की परछाई, वो परछाई जो अब तक खामोश खड़ी थी, वो अब हिल रही थी। उसमें हलचल थी और उसकी आंखें जो खाली थीं, अब उनमें कुछ दिख रहा था। दर्द, गुस्सा और एक अजीब सी याचना। डाकिनी ने कहा, चुप रहो, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। पर अर्पित की आत्मा ने नहीं सुना। वो आगे बढ़ी, डाकिनी की तरफ नहीं बल्कि मेरी तरफ। और फिर मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत कमजोर, पर साफ। सोमेंद्र, भाग जा यहां से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अर्पित, तू भाग जा। मैं उसे रोकूंगा। तू भाग जा। डाकिनी चीखी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान फटने लगे। नहीं, तुम मेरे हो, तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकते। पर अर्पित की आत्मा ने कोई परवाह नहीं की। वो डाकिनी और मेरे बीच आ खड़ी हुई, जैसे एक ढाल की तरह। डाकिनी ने अर्पित की आत्मा को धक्का देने की कोशिश की, पर उसका हाथ उसके बीच से गुजर गया। वो गुस्से में चीखने लगी और उसी पल मुझे प्रोफेसर त्रिवेदी की बातें याद आईं। उन्होंने कहा था, सबसे बड़ी शक्ति प्यार की होती है। अगर कोई आत्मा अपने किसी प्रियजन के लिए खड़ी हो जाए तो कोई भी अंधेरी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। अर्पित मेरे लिए लड़ रहा था, अपने दोस्त के लिए, अपनी आखिरी शक्ति से। मैंने हिम्मत की। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ताबीज निकाला और उसे जोर से जमीन पर फेंका। ताबीज टूट गया और उसमें से पवित्र राख चारों तरफ फैल गई। एक तेज रोशनी निकली, इतनी तेज कि डाकिनी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। मैंने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, इस बार जोर से, इस बार पूरी ताकत से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डाकिनी चीखने लगी, नहीं, यह मंत्र नहीं, मुझे यह मंत्र पसंद नहीं। पर मैं रुका नहीं। मैं और जोर से पढ़ने लगा और तभी शमशान के बीच में जो चिता अर्पित की जली थी वो फिर से जल उठी, खुद ब खुद। पर इस बार वो काली आग नहीं थी, वो नीली आग थी, पवित्र आग। डाकिनी पीछे हटने लगी। उसका चेहरा अब डर से भरा था। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह मेरा राज्य है, मेरी जगह है। अर्पित की आत्मा अब और मजबूत होती जा रही थी। वो बोली, यह तेरी जगह नहीं है, यह मेरी मुक्ति की जगह है। और उसी पल आसमान में बिजली कड़की। बारिश शुरू हो गई, पर यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। पानी की बूंदें गर्म थीं और उनमें एक अजीब सी खुशबू थी, पवित्र खुशबू। डाकिनी चीखती रही, नहीं, मैं नहीं हारूंगी, मैं सदियों से यहां हूं, मैं। पर उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। उसका शरीर धुंधला होने लगा, जैसे वो धुएं में बदल रही हो। अर्पित की आत्मा ने मुझे देखा। उसकी आंखों में अब शांति थी। वो मुस्कुराया, आखिरी बार, धन्यवाद सोमेंद्र, तूने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूं, तूने मुझे बचाया। मैंने कहा, नहीं अर्पित, तू रुक, अभी मत जा। पर वो हिला। मुझे जाना होगा, मेरा समय खत्म हो चुका है, पर अब मैं शांति से जा सकता हूं, उस डाकिनी के बंधन से मुक्त होकर। डाकिनी अब लगभग गायब हो चुकी थी, बस उसकी एक धुंधली परछाई रह गई थी। वो आखिरी बार बोली, मैं वापस आऊंगी 100 साल बाद, फिर से। और तब, पर उसकी आवाज हवा में खो गई। वो पूरी तरह गायब हो गई। अर्पित की आत्मा भी अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। वो आखिरी बार बोला, अलविदा दोस्त, अगले जन्म में फिर मिलेंगे। और फिर वो भी चला गया, हमेशा के लिए। मैं वहीं खड़ा रह गया। बारिश मुझे भिगो रही थी। मैं रो रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि खुशी के आंसू हैं या गम के। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। चांद फिर से निकल आया और शमशान अब सामान्य लग रहा था। वो अजीब ठंडक नहीं थी, वो भारीपन नहीं था, बस एक साधारण शमशान था। मैं धीरे धीरे वहां से निकला। मेरे कदम भारी थे, पर मेरा मन हल्का था। मैंने अपने दोस्त को बचा लिया था। भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं था,
पर उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो सुबह हो रही थी। मैं सीधे प्रोफेसर त्रिवेदी के पास गया। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। वो बहुत देर तक चुप रहे, फिर बोले, तुमने बहुत बड़ा काम किया है सोमेंद्र। तुमने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि अपने दोस्त की आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने पूछा, पर वो डाकिनी, वो कह रही थी कि वो वापस आएगी 100 साल बाद। प्रोफेसर ने कहा, हां, वो आएगी। ये उसका अभिशाप है। हर 100 साल में वो फिर से जागती है, फिर से किसी को अपना शिकार बनाती है। पर अब तुम जानते हो कि उसे कैसे हराया जा सकता है। और शायद तुम्हारी इस कहानी से और लोग भी सीख सकें। मैंने कहा, मैं ये कहानी सबको बताऊंगा ताकि कोई और अर्पित की तरह ना फंसे। प्रोफेसर मुस्कुराए। बस यही तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, गवाह बनना, सच को बताना। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं फिर कभी उस शमशान के पास नहीं गया, पर हर पूर्णिमा की रात मैं अर्पित को याद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उसकी आत्मा को शांति मिली हो। कई साल बीत गए। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी मिली, शादी हुई, जिंदगी आगे बढ़ी। पर वो रात मैं कभी नहीं भूला। और आज जब मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं तो मेरा एक ही मकसद है, आपको बताना कि इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हमें दिखता नहीं। बहुत सी शक्तियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं, और कुछ जगहें हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए, खासकर रात में, खासकर अकेले। शमशान ये सिर्फ मरे हुए लोगों की जगह नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जहां दो दुनिया मिलती है, जहां जिंदगी और मौत के बीच की दीवार बहुत पतली होती है, और वहां जो कुछ रहता है वो हमेशा इंसानों का दोस्त नहीं होता। तो अगर कभी आपको कोई कहे कि चलो रात को शमशान चलते हैं, तो प्लीज मत जाइएगा। कुछ जगहों को दूर से ही देखना चाहिए, कुछ रहस्यों को खोलना नहीं चाहिए। और हां, एक आखिरी बात, कुछ महीने पहले मुझे एक खबर मिली। नोएडा के सेक्टर 132 के उस पुराने शमशान में फिर से कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात को लोगों को वहां एक लाल साड़ी पहने हुए एक औरत दिखाई देती है जो दूर से मुस्कुराती है। सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो डाकिनी फिर से वापस आ रही है? पर कैसे? अभी तो 100 साल नहीं हुए, या शायद समय उसके लिए अलग तरह से चलता है। मैं नहीं जानता, और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं बस इतना जानता हूं कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस रुक जाती हैं और फिर किसी और के साथ शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, शमशान की डाकिनी की कहानी, अर्पित की कहानी और मेरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। और हां, अगर आपको भी कभी ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और याद रखिएगा, कुछ रातें, कुछ जगहें और कुछ आवाजें, उन्हें अनसुना कर देना ही बेहतर होता है। अलविदा, और सावधान रहिएगा। आज से ठीक 7 दिन पहले मुझे एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगला चांद तुम्हारे नाम होगा, सोमेंद्र। मैंने फौरन वो नंबर ब्लॉक कर दिया, पर मेरे मन में एक डर बैठ गया है। क्या वो वापस आ गई है? क्या अब मेरी बारी है? मैं नहीं जानता, पर एक बात मैं जानता हूं, अगली पूर्णिमा की रात मैं अपने घर में रहूंगा, दरवाजे बंद करके, मंत्र पढ़ते हुए, और प्रार्थना करूंगा कि सुबह हो जाए, जल्दी से सुबह हो जाए।